हेलो स्टूडेंट्स, हिंदी विषय की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में अनुनासिक अर्थात चंद्र बिंदु के बारे में पढ़ेंगे। अनुनासिक किसे कहते हैं? अनुनासिक की परिभाषा: जिन स्वरों के उच्चारण में मुख के साथ साथ नासिका से अर्थात नाक की भी सहायता लेनी पड़ती है, अर्थात जिन स्वरों का उच्चारण मुख के साथ साथ नासिका से भी होता है, वे अनुनासिक कहलाते हैं। इनका पहचान चिन्ह है चंद्र बिंदु। अब देखिए, अनुनासिक वाले शब्द और मौखिक स्वरयुक्त शब्द और अनुनासिक स्वरयुक्त शब्दों में क्या अंतर है। मौखिक स्वरयुक्त शब्द दो तरह के शब्द होते हैं। एक होता है मौखिक स्वरयुक्त शब्द, दूसरा होता है अनुनासिक स्वरयुक्त शब्द। अनुनासिक स्वरयुक्त शब्द। मौखिक स्वरयुक्त शब्द, उदाहरण के लिए देखिए सास, और इसी में अगर हम अनुनासिक का चिन्ह लगा देंगे तो उसमें परिवर्तन आ जाएगा सांस। तो ये मौखिक स्वरयुक्त शब्द है, इसमें भी स्वर है और यहाँ पर अनुनासिक स्वरयुक्त शब्द है। तो इससे हम समझते हैं कि जिन स्वरों के उच्चारण में मुख के साथ नाक से भी वायु निकलती है, तो उनका उच्चारण करते हुए दोनों की सहायता लेनी पड़ती है, मुख और नासिका की, तो वे अनुनासिक कहलाते हैं। अब सभी स्वर जो होते हैं वो उनका अनुनासिक रूप होता है, लेकिन री वर्ण का अनुनासिक रूप का प्रयोग नहीं होता। लेखन में आ, उ अपने मूल रूप में आए या मात्रिक रूप में अनुनासिकता दर्शाने के लिए शिरोरेखा के ऊपर चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है। अपने मूल रूप में आने का अर्थ है और मात्रिक रूप में आने का अर्थ है ये मात्रिक रूप है और ये मूल रूप है। दोनों में ही जब इन स्वरों में अगर ये अपने मूल रूप में आए या स्वर अपनी मात्रिक रूप में आए, तो इनमें चंद्र बिंदु का ही प्रयोग किया जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए देखिए आंख, आंगन, ऊंट, पहुंच आदि। यहाँ पे ये मात्रिक रूप में है और यहाँ पर ये मूल रूप में है। तो दोनों ही परिस्थितियों में यहाँ पर चंद्र बिंदु का प्रयोग किया गया है। अब ई, ए, ओ और औ, ये स्वर चाहे ये अपने मूल रूप में आए या मात्रिक रूप में आए, शिरोरेखा के ऊपर जगह की कमी के कारण चंद्र बिंदु की जगह बिंदु का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, जैसे ई का है ईंट और छींक। नेक्स्ट है ए का उदाहरण है ऐंठना और मैं। तो ये चाहे अपने मूल रूप में हो या मात्रिक रूप में हो, दोनों ही परिस्थिति में इनके साथ अनुनासिक को बिंदु के रूप में प्रदर्शित किया जाएगा। जैसे औ का हम देखते हैं औंधा और ये औंधा, यहाँ पे भी बिंदी है
और चौंकना, चौंकना, ये मात्रिक रूप है, ये मूल रूप है। दोनों जगह बिंदी का, अनुनासिक का बिंदी के रूप में प्रयोग किया गया है। तो अब हम देखेंगे जैसे नहीं, नहीं में कभी भी चंद्र बिंदु नहीं आता, बिंदी के रूप में अनुनासिक का प्रयोग किया जाता है। मैं में अनुनासिक बिंदु के रूप में ही आता है। अब लेकिन इसके विपरीत ई और ए अगर अपने मूल रूप में आते हैं तो इनकी अनुनासिकता चंद्र बिंदु के द्वारा ही प्रदर्शित की जाती है। लेकिन अगर ये अपने मात्रिक रूप में आ जाते हैं तो अनुनासिक की जगह अनुस्वार का यानी कि बिंदु का प्रयोग किया जाता है। अर्थात जैसे अगर ये इंदिरा, इंदिरा, तो यहाँ पर ये अपने मूल रूप में है तो यहाँ पर चंद्र बिंदु का प्रयोग किया गया। लेकिन जब हम सिंचाई लिखेंगे, सिंचाई, तो यहाँ पर ये मात्रिक रूप में होने के कारण अनुनासिक को बिंदु के रूप में लिया गया है। ऐसे ही है गेंद, गेंद भी ए है, एक का अगर ये मूल रूप में होती तो ऐंठना, ऐसे, तब चंद्र बिंदु, लेकिन ये अपने मात्रिक रूप में है तब बिंदु का प्रयोग किया जाएगा। अब हम देखेंगे कि अनुनासिक की जगह अनुस्वार और अनुस्वार की जगह अनुनासिक के प्रयोग से शब्दों के अर्थ में अंतर आ जाता है। यदि हम अनुनासिक की जगह अनुस्वार और अनुस्वार की जगह अनुनासिक लगा देंगे तो वहां पर शब्दों की में अंतर आ जाता है, शब्दों का अर्थ बदल जाता है। जैसे हंस, हंस, यहाँ पर चंद्र बिंदु है तो ये हंसने की क्रिया है। अगर यहाँ पे अनुस्वार लगा दिया गया हंस तो वो एक पक्षी है। हंस, हंसने की प्रक्रिया, हंस मैंने एक पक्षी है। ए, यहाँ पर इनके अर्थ में अनुनासिक और अनुस्वार की वजह से अंतर आ जाता है। अनुनासिक चंद्र बिंदु को परिवर्तित नहीं किया जा सकता किसी भी वर्ण में, जबकि अनुस्वार को वर्ण में बदला जा सकता है। जैसे कि आप देखते हैं अगर हम आंवला लिखेंगे, आंवला लिखेंगे तो इसको हम चंद्र बिंदु को किसी वर्ण में नहीं बदल सकते। लेकिन यदि हम संतरा लिखेंगे तो इसको हम बिंदु को हम वर्ण में बदल सकते हैं, आधे वर्ण में बदल सकते हैं क्योंकि ये पंचम वर्ण है। ऐसे ही उदाहरण देखते हैं अंबा, यहाँ पर भी ये अनुस्वार अपने पंचम वर्ण में आ गया। नेक्स्ट है, अब हम देखेंगे कि अनुस्वार और अनुनासिक में क्या अंतर है। अनुनासिक, अनुनासिक आश्रित नासिकीय स्वर है, अर्थात उच्चारण में वायु अन्य स्वरों की तरह बिना किसी अवरोध के मुख और नाक दोनों से बाहर निकलती है। अनुनासिक शब्द, अनुनासिक संस्कृत में नहीं थे, इनका विकास हिंदी में हुआ है। नेक्स्ट है, अनुनासिक शब्द के आरंभ में, मध्य में तथा अंत तीनों स्थानों पर आ सकते हैं। उदाहरण के लिए देखिए ऊंचाई, ऊंचाई, यहाँ पे अनुनासिक प्रारंभ में आया है। दूसरा उदाहरण है सकूंगा, यहाँ पर मध्य में आया है। और नेक्स्ट है भावनाएं, यहाँ पर अंतिम स्थान पर आया है। तो
इससे पता चलता है अनुनासिक शब्द के प्रारंभ में, मध्य में और अंत में तीनों स्थानों पर आ सकते हैं। नेक्स्ट 4th है, अनुनासिक के लिए चिन्ह बनाया गया है चंद्र बिंदु, लेकिन इसको बिंदु के रूप में भी प्रदर्शित किया जाता है, लेकिन इसकी पहचान चंद्र बिंदु के रूप में की जाती है। अनुनासिक के चिन्ह उसी स्वर पर लगाए जाते हैं जिसका उच्चारण मुंह के साथ साथ नाक से हवा निकालकर किया जाता है। अनुनासिक का उच्चारण हमेशा नासिकीय स्वर के रूप में सुनाई पड़ता है। अनुस्वार की पहचान है, अनुस्वार आश्रित नासिकीय व्यंजन है, जबकि अनुनासिक स्वर है और ये व्यंजन है अनुस्वार। अतः इसके उच्चारण में अन्य व्यंजनों की तरह मुख में अवरोध होता है और वायु मुख के साथ साथ नासिका से बाहर निकलती है। हिंदी को अनुस्वार व्यंजन संस्कृत से ही मिले हैं। अनुस्वार केवल शब्द के मध्य और अंत में आते हैं। उदाहरण के लिए देखिए गंगा, गंगा, यहाँ पर ये अनुस्वार जो है वो मध्य में आया है, यानी कि शब्द के मध्य में आता है। और अंत में हम देखेंगे, अंत में यानी कि स्वयं, तो अनुस्वार शब्द के मध्य में और अंत में ही आते हैं। अनुस्वार को लिखकर व्यक्त करने के लिए बिंदु चिन्ह बनाया गया है। ये हमेशा बिंदु चिन्ह के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। अनुस्वार का लेखन अनुस्वार से पहले वाले व्यंजन के ऊपर बिंदु का चिन्ह लगाकर किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे ये हमने गंगा लिखा, ये इसका स्थान तो दूसरा है, लेकिन ये लिखते समय अपने पहले वाले व्यंजन के ऊपर लिखा जाता है, बिंदु के रूप में लिखा जाता है। अनुस्वार के बिंदु का उच्चारण हमेशा नासिकीय व्यंजन के रूप में सुनाई पड़ता है। अब हम देखेंगे अर्धचंद्राकार और अनुनासिक में अंतर। अर्धचंद्राकार और अनुनासिक, इन दोनों में क्या अंतर है? हिंदी भाषा में अंग्रेजी के बहुत से शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इनको बोलते समय इनकी ध्वनि आती है आ और ओ, डा और डो, का और को के मध्य, तथा इन आ और ओ, डा और डो, का और को के मध्य के बीच की ध्वनि उच्चारण के समय निकलती है। उदाहरण के लिए देखिए, आ और ओ, शॉप, शॉप, कॉफी, कॉफी और डॉक्टर। तो ये अर्धचंद्राकार का प्रयोग सदैव अंग्रेजी के शब्दों के साथ किया जाता है। इसे दर्शाने के लिए अर्धचंद्राकार लगाया जाता है और इनके उच्चारण के समय मुंह आधा खुला रहता है। इन्हें आगत स्वर भी कहा जाता है। अर्धचंद्राकार का प्रयोग अंग्रेजी शब्दों के लिए होता है, जबकि अनुनासिक हिंदी की ध्वनि है। ये अर्धचंद्राकार अंग्रेजी के शब्दों के लिए होता है और अनुनासिक हिंदी की ध्वनि है। नुक्ता, आगत व्यंजन। अर्धचंद्राकार हमारा आगत स्वर है, तो नुक्ता आगत व्यंजन है। मूल रूप से नुक्ता अरबी भाषा का शब्द है और इसका मतलब बिंदु होता है। साधारण हिंदी उर्दू में इसका अर्थ बिंदु की तरह होता है, जो कि शब्द के नीचे लगाया जाता है। हर ये व्यंजन के नीचे लगाया जाता है। जैसे ज के नीचे नुक्ता लगाने पर ज बन जाता है, ड के नीचे नुक्ता लगाने पर ड बन जाता है। नुक्ता ऐसे व्यंजन को बनाने के लिए प्रयोग होते हैं जो पहले से मूल लिपि में
नहीं हो। नुक्ता का प्रयोग किन वर्णों पे किया जाता है? उर्दू, अरबी, फारसी भाषा से हिंदी भाषा में आए क, ख, ग, ज, फ वर्णों को अलग से बताने के लिए नुक्ता का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि नुक्ता के बिना इन भाषाओं से लिए गए शब्दों को हिंदी में सही से उच्चारित नहीं किया जा सकता है। क्योंकि हिंदी भाषा के जो क, ख, ग, जफ, का, ख, ग, जफा हैं, उनको अलग दर्शाने के लिए उनके साथ इन वर्णों को अलग बताने के लिए नुक्ता का प्रयोग किया जाता है। हिंदी में जैसे देखिए खुदा का अर्थ होता है खुदी हुई जमीन, और नुक्ता लगाने देने पर खुदा का अर्थ भगवान हो जाता है। उदाहरण के लिए जैसे वह खुदा, वहां सारा रास्ता खुदा हुआ था, रास्ता खुदा हुआ था। और खुदा वह दिन रात खुदा की इबादत करता है। तो इसमें आपको अर्थ समझ आ जाएगा। खुदा का अर्थ खोदी हुई जमीन, और यहाँ खुदा का अर्थ है, बिंदु लगा देने पर इसका अर्थ बदल गया और यहाँ पर खुदा का अर्थ ईश्वर से हो गया। अब नुक्ता वाले शब्द हैं राज, नजर, जायदा, मरीज, जहाज, हजार, सफर, नजाकत, सैनिटाइजर। नेक्स्ट है जरा, बाजार, जमाना, खरबूजे, जिंदा, तेज, सब्जियां, मेहमान नवाजी, नमाज, आजाद, रोजे, रोज, फौजी, जुल्मों, जरूरत, ताजे, हजारों आदि। थैंक यू।